गरीब बेटी के अमीर नाना नानी। सुधाकर और नीमा के कोई संतान नहीं थी। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका अपना कपड़ों का बहुत अच्छा कारोबार था। वो बहुत अमीर थे, लेकिन बस एक ही चीज की कमी थी और वो थी एक संतान। सुधाकर और नीमा ने कई सालों तक इस खुशी के लिए इंतजार किया और आखिर कई सालों के बाद उनके घर में एक बेटी ने संतान के रूप में जन्म लिया। सुधाकर और नीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुधाकर के तो माता पिता अब नहीं रहे थे, लेकिन नीमा के माता पिता जीवित थे और बेटी होने की खबर सुनकर वो दोनों सुधाकर और नीमा के घर आए। बधाई हो बेटी नीमा और सुधाकर, आखिर तुम दोनों को संतान सुख मिल ही गया। हाँ बच्चों, तुम्हारे घर में एक सुंदर सी परी आई है। मैं तो भगवान से बहुत प्रार्थना करती थी कि अगर तुम्हारे एक संतान हो जाए तो मैं बहुत बड़ा भंडारा करूंगी। माँ, आप लोगों के और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से ही तो हमें ये खुशी मिली है। हाँ माँ, आप लोग आ गए हैं तो इसके नामकरण संस्कार के बाद ही जाना। बेटा, चाहते तो हम भी यही थे, लेकिन तुम तो जानती ही हो, अपने बिजनेस में ज्यादा दिन की देरी नहीं कर सकता, वरना काफी नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी, मैं तो नामकरण के दिन ही आऊंगा। हाँ बेटी, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। इतने दिन तो वो अपने काम से दूर नहीं रह सकते। मैं हूँ ना, मैं रहूंगी तुम्हारे पास और तुम्हारी बेटी की देखभाल करूंगी। नीमा की माँ नीमा के साथ रुक जाती है और उसकी बेटी और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखती है। वो नीमा की बेटी को बहुत प्यार करती, उसको खिला पिलाना सुलाना सब काम करती थी। घर में नौकर थे, लेकिन वो फिर भी सब खुद करती। एक दिन, माँ, तुमने तो मेरी बच्ची का कितने अच्छे से ख्याल रखा है। मेरी बच्ची की बच्ची का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। अब तुम माँ बन गई हो ना। जब तुम्हारी बेटी शादी करके ससुराल चली जाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों तुमसे इतना प्यार करती हूँ और अब तुम्हारी बेटी से। माँ, तुम तो अभी से मेरी बेटी की शादी कर रही हो। वो तो अभी पैदा ही हुई है। अभी तो बहुत समय है, अभी तो इसका नाम भी नहीं मिला है। समय जाते देर नहीं लगती। देखना कब इसकी शादी का दिन आ जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। फिर तो हमें अभी से इसकी शादी की तैयारियां कर देनी चाहिए। दोनों ही माँ बेटी इस बात पर जोर से हंसती हैं। कुछ दिनों में नामकरण का दिन भी आ जाता है और उनकी बेटी को एक बड़ा ही प्यारा सा नाम कोयल मिल जाता है। समय बीतने लगता है। कोयल धीरे धीरे अब बड़ी हो रही थी और सबकी लाडली भी। कोयल के नाना नानी तो उसे बहुत प्यार करते थे। हमेशा जब भी आते उसके लिए एक से बढ़कर एक खिलौने लाते थे। सुधाकर और नीमा के जीवन में अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय कब बीता पता ही नहीं चला। एक दिन नीमा के घर उसके माता पिता आए थे। वो भी अब काफी बूढ़े हो गए थे। नीमा बेटी, कोयल कहाँ है? माँ, आज उसके कॉलेज का आखिरी एग्जाम है, बस वही देने गई है, फिर उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। देखा तुमने, मैंने तुमसे कोयल के होने पर क्या कहा था कि समय कैसे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और आज देखो उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब तो एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करने का समय भी हो गया। हाँ माँ, मुझे याद है तुमने कहा था। सच में पता ही नहीं चला कब कोयल इतनी बड़ी हो गई। अब तो बस मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया से जाने से पहले मैं कोयल को उसका घर बसाते देख सकूं। देखना, उसकी शादी हम इतना धूमधाम से करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। अरे माँ, पहले उसकी शादी तय तो होने दो। लो, अब शादी को कितना समय बचेगा। जैसे इतनी बड़ी हो गई वैसे ही शादी भी हो जाएगी। दोनों माँ बेटी के बीच हंसी ठिठोली चल ही रही थी कि तभी कोयल वहाँ आ गई। आप दोनों क्या मस्ती कर रही हैं? अरे आओ कोयल, देखो तुम्हारी नानी तुम्हारी शादी की बात कर रही है। मम्मी, तुम दोनों को मेरी शादी की क्या पड़ी है? अभी तो मैं छोटी हूँ। बेटी, कब तक छोटी रहोगी? अब बड़ी हो गई हो, अब तो तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। इतनी जल्दी? नहीं नहीं, मैं अभी नौकरी करना चाहती हूँ। वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। नानी कोयल को समझाती है और फिर कोयल मान जाती है। अब सुधाकर और नीमा कोयल के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखने लग जाते हैं। कोयल की नानी भी कई अच्छे रिश्ते देखती है और उनको एक बहुत ही अच्छा रिश्ता कोयल के लिए मिल जाता है।
नानी सुधाकर और नीमा को इस रिश्ते के बारे में बताती है और फिर सुधाकर और नीमा भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और नानी लड़के वालों को कोयल को देखने के लिए बुलाती है। लड़का जिसका नाम दीपक था, उसके माता पिता कोयल को देखने के लिए सुधाकर और नीमा के घर आते हैं। आप सबको नमस्कार। जी नमस्कार, आइए आप लोग बैठिए ना। नीमा और कोयल के नाना नानी भी आते होंगे। जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। आप लोग बताइए, आपकी बेटी कोयल कहाँ है? कोयल को मैं लेकर आती हूँ। आप बैठो माँ, मैं लेकर आती हूँ कोयल को। कोयल के आने के बाद सारी बातें हो जाती हैं और दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है। जैसा घर नीमा और उसके नाना नानी का था, वैसा ही उन्हें कोयल के लिए भी मिला था। कुछ महीनों के बाद कोयल की भी शादी हो जाती है। कोयल ससुराल चली जाती है और सुधाकर और नीमा अब अकेले रह जाते हैं। अब कोयल के नाना नानी और सुधाकर और नीमा आपस में ही मिलते जुलते रहते थे और कभी कभी कोयल से फोन पर बात कर लेते थे। एक दिन कोयल को नीमा ने फोन किया। काफी समय हो गया कोयल, तुम्हारी कोई खबर नहीं है। मुझे लगा कि शायद तुमने माँ से बात करी होगी। उनसे पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि तुमने काफी समय से बात नहीं की है। अब तो त्योहार का समय आ रहा है, तुम पहली बार अपने मायके आओगी ससुराल जाने के बाद, इसलिए मैंने तुम्हें निमंत्रण देने के लिए फोन किया है। हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, बस कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए ही मैं फोन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन क्या परेशानी हो गई, तुमने बताया क्यों नहीं? बस माँ, जब मिलूंगी तब बताऊंगी, अभी कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, 5 दिन के बाद त्योहार है, तुम आ जाना और दामाद जी को भी लाना। ठीक है माँ, अच्छा अब रखती हूँ, अभी बात करने का ज्यादा समय नहीं है। कोयल की बात सुनकर नीमा को चिंता होती है। वो सोचती है कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है। वो अपनी माँ यानी कोयल की नानी से बात करने की सोचती है और उन्हें फोन लगाती है। हेलो माँ, प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी, लेकिन कोयल की वजह से चिंता में हूँ। उसने तो कोई फोन ही नहीं किया। मैंने तो उसे किया था, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। माँ, मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने कहा कि कुछ परेशानी है, इसलिए ही वो फोन पर बात नहीं कर रही थी। क्या परेशानी है? मालूम नहीं, 5 दिन बाद त्योहार पर उसे निमंत्रण दिया है। उसने कहा कि घर आएगी तब बताएगी। मैंने सोचा क्या पता आपसे कुछ कहा हो, इसलिए ही आपसे पूछने के लिए फोन किया। अच्छा, हाँ ये तुमने सही किया, मैं भी वहीं आ जाऊंगी। मुझसे तो जाने बिना रहा नहीं जा रहा कि आखिर क्या बात होगी। दोनों ही अब त्योहार के दिन का इंतजार करने लगते हैं। नानी भी नाना के साथ नीमा के घर पहुंच जाती है। सुधाकर भी वहीं मौजूद होता है। थोड़ी देर में कोयल आती है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। कोयल, तुम कैसी हो बेटी? शादी के दिन से आज देख रही हूँ तुमको। मैं ठीक हूँ नानी। दीपक बेटा कहाँ है? तुम अकेली आई हो? हाँ नानी, मैं अकेली आई हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तो दोनों को ही निमंत्रण दिया था। तुमने दामाद जी को बताया नहीं? बताया था माँ, लेकिन। नीमा, तुम अपनी गाड़ी से नहीं आई? गाड़ी कहाँ है? पापा, वो। कोयल बताती है कि उसके पति का कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है। उनके कई लोगों ने उनके साथ धोखा किया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हो गया और कर्जा भी काफी हो गया। अब अगर समय से कर्जा नहीं चुकाया तो उनका मकान भी नहीं रहेगा। इसलिए अब वो सोचकर ही खर्च कर रहे हैं। जितना हो सके पैसा बचा रहे हैं, जिससे कि कर्जा चुका सके। इसलिए अब वो गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करते। क्या बेटी, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने हमें बताया भी नहीं? बेटी, अगर ऐसी बात थी तो हमें बताती, हम तुम्हारी मदद करते। दीपक ने मुझे मना किया था। उनका कहना था कि वो किसी को भी अपनी समस्या के लिए परेशान नहीं करना चाहते। मुझे भी उनकी बात सही लगी। लेकिन बेटी, मुसीबत में ही तो अपने काम आते हैं। नाना जी, मैं जानती हूँ, अगर हम आपसे मदद मांगते तो आप लोग आराम से हमारी समस्या हल कर सकते थे, लेकिन फिर हमें भी तो अपनी मुसीबतों का सामना करना आना चाहिए ना। हमारी बेटी कितनी सयानी हो गई है, अब अपनी गृहस्थी की बातें भी हमें नहीं बताती और मदद भी नहीं लेती। लेकिन कोयल, हम तुम्हें इस तरह परेशानी में तो नहीं छोड़ सकते। हम दीपक से बात करते हैं, मान जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं नाना जी, आप कुछ मदद करना ही चाहते हैं तो मुझे बस आपकी एक मदद चाहिए। कोयल के नाना नानी उसकी हर मदद करने को तैयार थे।
नाना जी, मैं अब नौकरी करके अपना घर चलाना चाहती हूँ और दीपक की मदद करना चाहती हूँ। अगर आप मेरी मदद ही करना चाहते हैं तो मुझे आपकी कंपनी में नौकरी पर रख लीजिए। मैं खुद कमाकर अपनी परेशानियों को सुलझाना चाहती हूँ। पिताजी का तो कपड़े का काम है, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी के काम की जानकारी है मुझे, मैं वो कर सकती हूँ। बेटी, तुम तो मालकिन हो उस कंपनी की, नौकरी क्यों करोगी? नहीं नाना जी, मैंने कहा ना, मैं मेहनत से ही हर काम करना चाहती हूँ। आप बस मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तुम कितनी बड़ी हो गई हो कोयल। तुम्हारी शादी करते वक्त मुझे लगा था कि बड़ी हो गई हो, लेकिन आज समझ आ रहा है कि तुम तो सच में अब बड़ी हुई हो। कितनी समझदार हो। यकीन नहीं आता कि ये हमारी कोयल है, नादान सी। कोयल अपने नाना नानी की कंपनी में काम करती है और अपनी पूरी मेहनत से धीरे धीरे अपने पति के साथ मिलकर सारा कर्जा उतरवा देती है। अपने नाना नानी के अमीर होने के बाद भी उनकी मदद ना लेकर वो अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेती है और उसके माता पिता, नाना नानी और उसके ससुराल वाले कोयल जैसी अच्छी बेटी और बहू पाकर गर्व महसूस करते हैं। अरे बहू, एक काम कर, ये हलवा पूरी अपनी चाची सास को भी देकर आ जा। जी ठीक है मम्मी जी, मैं अभी देकर आती हूँ। सुमन ने हलवा पूरी बनाई थी और अपने घर में सबको खिलाने के बाद वो थोड़ा सा अपनी चाची सास के लिए भी लेकर जाती है। वहां जाने के बाद वो उनके घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कमला आवाज लगाकर पूछती है, कौन है? दरवाजे पर खड़ी सुमन जवाब देते हुए कहती है, अरे चाची जी, मैं हूँ सुमन, आपके लिए स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। अंदर से कमला आकर दरवाजा खोलती है। आजा बहू, आजा, अंदर आ। जी चाची जी। सुमन घर के अंदर जाती है और बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ चाची जी, आखिर मैंने खुद अपने हाथों से खाना जो बनाया है। सही कहा, तेरी बात में दम है। अच्छा लीजिए, आप और चाचा भी खाना खा लीजिए, अब मैं चलती हूँ। वैसे बहू, मानना पड़ेगा, तेरी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। तू हमारा इतना ख्याल रखती है, हमारे लिए हमेशा समय पर खाना बना कर देती है। सच में आज के जमाने में तो इतना कोई भी किसी के लिए नहीं करता जितना तू हमारे लिए करती है। अरे नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो विमला जीजी कैसी है? वो तो कभी हमारे यहाँ आती ही नहीं। चाची जी, मम्मी जी ठीक है, आपको तो पता ही है उनके घुटनों में दर्द रहता है और उनसे ज्यादा चला फिरा भी नहीं जाता, इसलिए वो कहीं आती जाती नहीं। हाँ, लेकिन हमारा घर कौन सा कोसों दूर है, कभी कभी हमसे मिलने भी तो आ ही सकती है। और वो तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? वैसे भी वो शुरू से थोड़ी नकचड़ी ही है। नहीं नहीं चाची जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी जी मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देती, बल्कि कई बार तो मेरी मम्मी जी नीचे बैठे बैठे खुद ही सारा खाना बना देती है ताकि मुझे ज्यादा परेशानी ना हो। उन्होंने ही मुझे आपको खीर देकर आने के लिए कहा था, वो आपकी भी बहुत फिक्र करती है। अच्छा, ऐसा है क्या? जी हाँ। अच्छा ठीक है चाची जी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है। खाक अच्छी है वो विमला। तभी वहां कमला का पति महेश आता है। कौन आया था? महेश के सवाल पूछने पर कमला मुंह चिढ़ाकर उसे जवाब देती है, वही सुमन आई थी, खाना देकर गई है। ला, मेरे लिए खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी लाती हूँ। यहाँ कमला और महेश खाना खाने बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विमला के घर में, खाना दे दिया ना? जी मम्मी जी। वैसे मम्मी जी, चाची जी आपसे नाराज थी। क्यों भला? आप उनसे मिलने नहीं चाहती ना, इसलिए। अरे वो भी तो आ सकती है, मैंने कौन सा उसे यहाँ आने से मना किया है। वो तो जानती है कि मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी कभी उसके पास खाना देने चली जाती हूँ। या फिर तू तो हर रोज उनके घर जाती है, तो वो भी तो कभी ना कभी यहाँ आ ही सकती है। बात तो आपकी भी ठीक है मम्मी जी। कोई नहीं, वो कभी कभी ऐसे ही बड़बड़ करती रहती है, उसकी बातों को इतना नहीं सोचना चाहिए। हाँ मम्मी जी। अच्छा बहू, अब तू ये सब छोड़ और ला, अब हमारे लिए भी खाना परोस दे। जी मम्मी जी, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद सुमन विमला और अपने पति पवन को खाना देती है
उनके खाना खाने के बाद वो अपनी बेटी पिंकी के साथ बैठकर खाना खाती है। इस तरह परिवार में सब सही चल रहा था। अपने परिवार के साथ साथ विमला अपने देवर और देवरानी के बारे में भी बहुत सोचती थी। दरअसल कमला और उसका पति महेश कई वर्ष पहले शहर जाकर रहने लगे थे, लेकिन जब उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली तब उन्हें मजबूरन वापस गांव वाले घर में आना पड़ा। यहाँ कमला और महेश अकेले रहते थे क्योंकि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। इसलिए विमला को उस पर तरस आता था, लेकिन कमला विमला से चिढ़ती थी। अरे जब से हमारे बहू बेटे ने हमें घर से निकाला है तब से विमला के तो वारे ही न्यारे हो गए हैं। अरे उसे तो अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस होता है। हमेशा अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधती रहती है और उसका ढिंडोरा पीटती है ताकि मुझे जलन महसूस हो। हमारे ऊपर क्या बीतती है उसे इस बारे में जरा सी भी फिक्र नहीं है। ये लो, तुम फिर से शुरू हो गई। अरे कुछ तो शर्म करो, भाभी हमसे बड़ी हैं और तुम कितनी बदतमीजी से उनसे बातें कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लोग हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे बारे में इतना सोचते हैं, फिर भी तुम हो कि सिर्फ उनकी बुराइयां ही करने में लगी रहती हो। अजी आपके आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, आपको तो सच नजर ही नहीं आता। मुझे सब पता है, वो ऐसा जानबूझकर करती है ताकि हमें नीचा दिखा सके। अरे उन्हें बहुत खुशी मिलती है हमें इस तरह दुख में देखकर। इस दुनिया में कोई भी किसी की खुशी से खुश नहीं होता। इस दुनिया में और लोगों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा जरूर पता है कि तुम दूसरों की खुशी को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हो सकती। अरे तुम्हें जलन होती है, उन्हें नहीं, इसीलिए ऐसा सब कह रही हो तुम। क्या कहा? वही सब जो तुमने कहा। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है। फिर वहीं कुछ दिन के बाद कमला का बेटा उनसे मिलने आता है। बेटा तू आ गया? हाँ माँ, मैं तुम सबसे मिलने आया हूँ। हाँ, पहले हमें हमारे घर से निकाल दिया और अब हमसे कहता है कि हमसे मिलने आया है। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस आप लोगों का हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। उस समय जब हमें घर से निकाला जा रहा था, हमारे बारे में नहीं सोचा कि हमारा हालचाल कैसा होगा, हम कैसे रहेंगे? कोई जरूरत नहीं है हमारा हालचाल जानने की, चला जा यहाँ से। अजी बस कीजिए, रहने दीजिए अब। वैसे भी ये इतने दिनों बाद हमसे मिलने आया है और आप इसे ऐसा कह रहे हैं। तो और क्या कहूं भला? आप बस कुछ मत कहिए और जाइए यहाँ से। तू आजा बेटा, अंदर आजा। हाँ आ जाओ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ किसी अच्छे इरादे से आए हो। अजी आप अपने ही बेटे को ऐसा क्यों कह रहे हैं? रहने दीजिए, बस कीजिए। मैं तो चला यहाँ से, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो, बाद में मुझसे मत कहना। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है। चल बेटा तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। कमला अंदर जाकर खाना बनाती है और रजत को खिलाती है। फिर रात को रजत के पास किसी का कॉल आता है। हाँ हाँ, मैं कल काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रजत कुछ कागज लेकर महेश के पास जाता है। ये सब क्या है? ये मेरे कंपनी के कुछ कागज हैं, उस पर माता पिता के दस्तखत की जरूरत है। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू किसी काम से यहाँ आया है। कोई बात नहीं जी, इसकी कंपनी का काम है, इसका भविष्य बन जाएगा, कर दीजिए। महेश उन पेपर्स पर साइन कर देता है और उसके बाद रजत कहता है, मुझे कुछ कागजों पर ताई जी के भी सिग्नेचर करवाने हैं। इस तरह रजत किसी कागज पर विमला के भी दस्तखत करवा लेता है। ये ले बेटा, मैंने कर दिए। अगर तेरा काम अच्छे से होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ दिनों बाद सबको पता चलता है कि रजत ने धोखे से दोनों के घर अपने नाम करवा लिए हैं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था उस आवारा को हमारी कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस सब कुछ हड़पना चाहता था। अरे उसने हमें तो घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, अब ऊपर से हमारे गांव की जमीन भी हड़प ली। उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। भाभी हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपके साथ भी इतना बड़ा धोखा हो गया। इन सब के जिम्मेदार हम ही हैं। कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आप तो जानते भी नहीं थे कि इसकी क्या मंशा है। और कहते हैं ना, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। लेकिन हम सब करेंगे क्या? कहाँ रहेंगे? अभी हमारा खेत हमारे पास बचा है, हम खेत में ही झोपड़ी बनाकर रहेंगे। इस तरह सभी खेत में छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं और वहीं रहने लग जाते हैं। हम सब के लिए यहाँ रहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक परिवार है और परिवार मिलजुल कर ही सभी मुसीबत से बाहर निकलता है।
इस तरह विमला का परिवार और कमला और महेश भी उन्हीं के साथ उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। सभी वहां पर खेत में खेती बाड़ी करते और उस छोटी सी झोपड़ी में रहते। इतना सब कुछ होने के बाद कमला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि विमला उससे चिढ़ती नहीं बल्कि उसे परिवार का ही एक सदस्य मानती है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी विमला ने कमला और महेश को अपने साथ रखा। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमारे साथ हमेशा अच्छा किया, हमारे बारे में इतना सोचा, लेकिन हमने हमेशा आपके पीछे से आपको भला बुरा ही कहा और आपके बारे में सिर्फ भला बुरा ही सोचा। कोई बात नहीं कमला, तुम ऐसा मत कहो, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे परिवार का ही हिस्सा हो, इसलिए आज के बाद खुद को कभी भी हमसे अलग मत समझना। इस तरह सभी साथ साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। देखो बच्चों, हमें हार नहीं माननी। अब हमसे जितना हो सकता है हम उतनी मेहनत करेंगे और अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदेंगे। जी बिल्कुल चाचा जी। उस दिन के बाद से सभी ने कहीं ना कहीं पर काम करना शुरू कर दिया था। कमला और महेश ने भी अपने लिए एक जगह काम ढूंढ लिया था। वहीं दूसरी तरफ पवन भी खेत में खूब मेहनत करता था। आप सब थक गए होंगे, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है। सब हाथ मुंह धोकर आते हैं और खेत के नीचे खुले आसमान में चूल्हे पर गरम गरम रोटियां खाते हैं। इस तरह समय गुजरता है और पूरा 1 साल बीत जाता है। लेकिन 1 साल बाद भी हमारे पास तो ज्यादा पैसे जमा ही नहीं हो पाए। चाचा जी आपको इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो सोचती हूँ आपको इस उम्र में और काम नहीं करना चाहिए। हमने आपको इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन अब हम आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाले। भला हमें खेत में रहने में क्या हर्ज है, हम सब खुश हैं और बहुत अच्छे से प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, हमारे लिए वही काफी है। हाँ चाचा जी, सुमन बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी नहीं चाहता कि आपके चाचा इस तरह बाहर जाकर काम करे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। हाँ, हम सब यहाँ पर आराम से खेत की खुली हवा लेंगे और अपना बुढ़ापा अच्छे से जिएंगे। इस तरह कमला और महेश भी उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और सभी साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।